नमस्कार दोस्तों, की बड़ी खबर आइए देखते हैं। दोस्तों आप सुनेंगे हम सीएम धामी को यहाँ से लाइव। काफ़ी अच्छे नारे लग रहे हैं सीएम धामी जी के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सीएम धामी जी आ चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की। प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम काशीपुर में आज यहाँ मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, महापौर काशीपुर दीपक बाली जी और मेरे अभिभावक, जिनके साथ शुरुआत में हम विधानसभा के सदस्य के रूप में जब मैं निर्वाचित हुआ, अनेक बातें जिनके साथ रहकर हमने सीखी, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीसीयू के चेयरमैन राम मल्होत्रा जी, पूर्व सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सविंद्र मोहन सिंघल जी, गन्ना सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री मंजीत सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, अनेक क्षेत्रों में जो काम करने वाले काशीपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रबुद्धजन, अगर मैं इसको काशीपुर और काशीपुर नहीं पूरे उत्तराखंड की अगर मैं इसको क्रीम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकांश लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ जानता हूँ। काशीपुर से मेरा बचपन से ही बहुत नाता रहा है, हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से। उपस्थित सभी काशीपुर के सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोग, आज मैं सबसे पहले एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम जिसकी मैं एक तरह से आज काशीपुर से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और काशीपुर से शुरुआत हुई है, इसको हम पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे ही विचार जानेंगे, क्योंकि संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो तो केवल एक तरफा बात हो जाती है, संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। इसलिए एक नया काम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। और अभी मैं देख रहा था कि आयोजक कुर्सी इधर से उधर घुमा रहे थे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा संख्या अपेक्षा से अधिक है। इस इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी लोगों ने यहाँ पहुँचने पर हमेशा की तरह बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। सच में मुझे आप सबके बीच में आकर आज इतने विद्वज्जनों के बीच, जिसमें सभागार में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, उद्यमी हैं, हमारे व्यापार
व्यापारीगण हैं, समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी का अपने अपने क्षेत्रों में सबकी अपनी अपनी प्रतिभा है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, ज्ञान है, अनुभव है और सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि ये कहा जाए, जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, त्रिलोक सिंह चीमा जी कह रहे थे, बाली जी कह रहे थे, सभी लोगों ने, मनोज पाल जी ने भी, कि आप सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत के संकल्प के सारथी भी और साथी भी अगर कोई है तो आप सब लोग इस सभागार में बैठे हुए, और मैं आप सबको इस संकल्प का साकार करने वाला अभिभूत कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मेरा मानना है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ किया जाने वाला ये संवाद उत्तराखंड के विकास के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन आया है। आदरणीय मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है और केवल संकल्प ही नहीं लिया है, बल्कि इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तीव्र गति से काम किया जा रहा है। यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल इनोवेशन में अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया के आम नागरिक तक तकनीक को पहुंचाया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में इसका एक हब बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित और अचंभित हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ऐसे नए नए कीर्तिमान कैसे स्थापित कर रहा है। एक छोटी सी दुकान लगाने वाला महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट का लेन देन कर रही है। आज देश के 55 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हों, वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो। आप सबने देखा, आपके बगल में ही रामनगर में ही हमारा G20 का उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला G20 की सबसे सफल समिट हमारे यही रामनगर में संपन्न हुई। और आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर विश्व पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज हमारी बढ़ती शक्ति से कुछ देशों को चिंता में डाल दिया है, इसलिए वह हमारे बढ़ते कदमों को
रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो देश पहले भारत को केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा करते थे, आज वही देश भारत के उद्योग, प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता की चुनौती के रूप में भी देखने लगे हैं। क्योंकि भारत अब केवल उत्पादों का आयात करने वाला देश नहीं रहा, भारत अब निर्यात, विनिर्माण और तकनीकी फील्ड से विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। हमारे नागरिकों ने अपने संकल्प, सामर्थ्य और इनोवेशन, नवाचार से यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी शक्ति अब हमें आगे बढ़ने में, हमारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती है। हाल ही में आए पहली तिमाही के आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि भारत वास्तव में दुनिया का सबसे तेज ग्रोथ इंजन है। रिजर्व बैंक और आईएमएफ ने इस तिमाही में देश की जीडीपी दर का अनुमान 6.5% ही लगाया था, लेकिन एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों से यह सिद्ध हुआ है कि भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब बुलंद भारत के हौसले को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और देश में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, हम सब जिसके लंबी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हो गया, भगवान रामचंद्र जी वहां विराजमान भी हो गए। ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी देश बन गया है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, अनेक योजनाएं जिनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसी करोड़ों नागरिकों के जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाने का काम किया है, उत्थान उन्नयन की ओर ले जाने का काम किया है। अभी हमारे त्रिलोक चीमा जी कह रहे थे कि वो सोचते थे बचपन से कैसा देश होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने का काम अगर किसी के कालखंड में हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले की प्राचीर से जीएसटी की दरों में कमी लाने का संकल्प लिया गया था, वचन दिया गया था और उसको उन्होंने पूरा कर दिया। और इससे उद्योग जगत एवं व्यापारियों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को एक खुशी की अनुभूति हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक और राज्य के शहरी क्षेत्रों से और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी बुनियादी सुविधाओं को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें आप सबको भली भांति याद है, इसमें से बहुत सारे लोग उस समिट, उस आयोजन के सहभागी बने थे, जिसमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे निवेश के करार हुए थे। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी पिछले माह ही जुलाई के माह में
यहीं रुद्रपुर में हमने ग्राउंडिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आकर हम सबका प्रोत्साहन किया था, हम सबका उत्साहवर्धन किया था और 1,01,000 करोड़ रुपए की अभी तक ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। हमने सफलता प्राप्त की। हमने राज्य में निवेशक केंद्रित नीतियां, बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और सुशासन के द्वारा स्वस्थ निवेश वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की है। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अलग अलग विभागों से अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर उद्योगों के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हेल्थ की स्थापना भी कर रहे हैं। इन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। यहीं राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करके निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। हमने जहां एक और यहीं अपने काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापित करने हेतु सिडको द्वारा रुद्रपुर, सेलागु या हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, हम किच्छा पराग फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक उत्पाद एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने 2023 में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की शुरुआत की थी और आज हमारे राज्य के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे छोटे छोटे उत्पादकों के द्वारा अनेक प्रकार के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को आज देश और दुनिया के अंदर उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। और मैं सच बताऊं आपको, आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से एक शब्द उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। सच में आप सब, हम सब उसमें योगदान कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं पूरे राज्य के अंदर में प्रत्येक जनपद में महिलाओं के सम्मेलनों में गया हूं, उनके द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं उसमें गया हूं। सीमित संसाधनों में, कम साधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर इतनी जीवटता है, इतना स्किल है, इतना परिश्रम है, एक मिशनरी होकर वो काम करती हैं। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में आप कभी जाएंगे, आप चारधाम यात्रा रूट पर जाएंगे या आप कभी भी इधर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तरफ जाएंगे या आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, आपको जहां भी महिला स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए उत्पाद दिखाई दें, बहुत सस्ते भी होंगे,
आप उनको देखेंगे, उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बार वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इस प्रकार का उनके अंदर कौशल है। तो जो प्रधानमंत्री जी का कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में बहुत बड़ा क्रांति की संभावना कोई बनने वाला है, तो हमारे राज्य की मातृशक्ति बनने वाली है। हमारे अनेक प्रयास जो चल रहे हैं, जैसे हम इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल फिल्म नीति, होम स्टे नीति, मेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जहां हमने देश में सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 और संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उस भावना को धरातल पर उतारकर इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए उत्तराखंड में अब एक समान कानून लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता का कानून देश में सबसे पहले हमने लागू किया है। वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है। और इस नकल कानून के लागू होने के बाद अभी तक हम इन 4 सालों में 25,000 नौजवान युवाओं ने नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। पहले के समय में आप सबको ध्यान होगा अच्छी तरह से, हमारे भी बहुत सारे भाई बहन, बेटे बेटियां परीक्षाओं की तैयारियां करते थे, और परीक्षा होती थी, उसके अगले दिन ही अखबार में निकल जाता था कि पेपर लीक हो गया, नकल माफिया हावी हो गए, भ्रष्टाचार हो गया। और रिजल्ट आता था तो जो मेहनत करने वाले थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थे और योग्यता, क्षमता और प्रतिभा रखते थे, उनका चयन नहीं होता था। पंकज भाई, चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, और जब हम कार्रवाई करने लगे तो आपने देखा होगा देहरादून में हमारे सभी नौजवान युवाओं को बरगलाने का काम हुआ, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम भी किया कुछ लोगों ने। सड़कों पर उतारकर दुकानों में पथराव करना, गाड़ियों को तोड़ना, उपद्रव करना, इस प्रकार से उनको जो है बरगलाया गया। लेकिन हम यही रुके नहीं, हमको पता था, क्योंकि हम सच्ची नीयत, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे थे। हम युवाओं के, नौजवानों के भविष्य का निर्माण करने के लिए काम कर रहे थे। अंततः वो सभी युवा नौजवान
उनकी भी समझ में आया, वो भी वापस आए। उसी का परिणाम हुआ कि देश का हमने सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया और 200 से अधिक ऐसे नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम हमने किया। और अब इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया, सख्त दंगारोधी कानून लागू किया, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से भी अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। उसमें हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने एक संशोधन भी वहां विधानसभा में पेश किया। उस संशोधन को भी हमने मान लिया। इन्होंने वो 15% की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता में आप संशोधन लेकर आए, उसको भी विधेयक के रूप में मान्यता मिल गई है। और इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे अब संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी, पाखंडियों के विरुद्ध भी हमने ऑपरेशन कालनेमी का चलाकर सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। हमने प्रदेश के इतिहास में पहले एक बार धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार के मामले में छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है। यही कहते थे बंसल जी, क्यों बताइए? और कहते थे बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती हैं या कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए ये संतोष है कि हमने इस धारणा को बदला है। अब छोटी मछलियां बड़ी मछलियां नहीं, अगर भ्रष्टाचारी रूपी कोई मगरमच्छ भी है तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको देखा होगा, पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस सहित बीते 3 वर्षों में 200 से भी ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप सभी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। हमारे देश में एक पेन की नींव से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ स्वदेशी रूप में स्वदेश में बनाने की क्षमता है। हमें अब संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु को खरीदने से पहले देखना होगा कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो ये हमारा कदम न केवल हमारे कारीगरों को, किसानों को सशक्त बनाएगा, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करते रहेंगे।
इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी अब संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अपने बीच में गैलरी में आ जाएं और हरेंद्र वर्मा जी और MM पंत जी माइक कॉर्डलेस लेकर के गैलरी में पहुंचे। वर्मा जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैं यहाँ से जो नाम बोलूंगा उन्हीं को माइक देना है और आपने एक सुझाव देना है और एक समस्या रखनी है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सुझाव और समस्या का जवाब देंगे। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। हरेंद्र वर्मा जी खड़े हैं। निवेदन है आदरणीय विनीत, हाँ, MM पंत जी और वर्मा जी। विनीत कुमार जी, डायरेक्टर सिद्धार्थ पेपर प्राइवेट लिमिटेड, अगर मेरी आवाज सुनने कृपया खड़े हो जाए। आपके पास माइक पहुंच रहा है। आपसे निवेदन है कि कम शब्दों में अपना सुझाव और एक समस्या। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पे आसीन सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा ये मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वाकई सराहनीय है, परंतु इसमें नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी को समय अंतर थोड़ा सा आ गया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से उद्योग इसमें ना तो नई पॉलिसी को फॉलो कर पा रहे हैं ना पुरानी पॉलिसी को फॉलो कर पा रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि दोनों हमारी पुरानी नीति और नई नीति को आपस में जोड़ा जा सके और इससे हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा उसको फायदा होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, मैं दिलीप जी आपने बहुत अच्छा एक सुझाव भी रखा और ध्यान में भी आया। मैं एक आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो लोगों के बीच की जो समस्या है, हमारे उद्योग समूह के लोगों की जो परेशानी है उसको उससे मुझे अवगत कराया है और हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें कि जो नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी के दौरान जो लोग ना नई पॉलिसी में आ पाए ना पुरानी पॉलिसी में आ गए, पहले से काम कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे राज्य के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इसका समाधान करेंगे और निश्चित रूप से उन सभी लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा पूरा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय राजीव सैतिया जी, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष काशीपुर, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया खड़े हो जाएं। आदरणीय राजीव सैतिया जी। मैं राजीव सैतिया, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ और सभी व्यापारियों की तरफ से भी हाथ जोड़ के प्रणाम है। सर्वप्रथम मैं आपके मध्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के GST में किए गए सुधारों के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्राधिकरण के द्वारा पुरानी अवैध करवाने के प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, उसके लिए एक बार में ऐसा समाधान निकाला जाए। बस यही कहना था। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आपके प्रश्न से की चर्चा भी हुई है इस पर और हम सभी को जो है ठीक करने के लिए पूरा इस पर कोई पॉलिसी लाकर या तो वन टाइम सेटलमेंट और सभी लोगों से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके समूह से भी वार्ता करके इसमें हम कोई समाधान निकालेंगे। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। महापौर जी के पास मेरे ख्याल से रोज लाइन लगी हो गया। बात करते हैं। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष IMA उत्तराखंड, प्रवक्ता IMA उत्तराखंड, कृपया माइक दीजिए। सर्वप्रथम मैं IMA उत्तराखंड और IMA काश्मीर की ओर से अपने ओजस्वी यशस्वी सौम्यशाली द्रप्रतीक दूरदर्शी के रखने वाले मुख्यमंत्री धामी जी का अभिनंदन करता हूं काशीपुर में, और एक विशेष आग्रह करता हूं कि हमारे भारतवर्ष में सभी राज्यों में लगभग जो क्लिनिकल एस्टिमुलेंस एक्ट के बारे में जिसमें हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, 50 बिस्तरों से कम वाले अस्पतालों को CA से मुक्त कर दिया गया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात, वहाँ तो उसे लागू ही नहीं किया गया है।
तो आप जैसे ओजस्वी व्यक्ति से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी वर्ग को, सभी क्षेत्र को आपने जो कुछ दिया है, कृपया हमारे सारे चिकित्सक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत आशा और विश्वास के साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विषम हैं। अगर आप रानीखेत, पिथौरागढ़, जहाँ से आप आए हैं, आपसे ज़्यादा परिचित और कौन होगा। जहाँ स्थान नहीं है क्लिनिक के लिए, अस्पतालों के लिए, वहाँ हम सब लोग सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप अपने अनुग्रह से जो है डॉक्टरों के लिए केवल 50 बिस्तरों से कम अस्पतालों के लिए एक सीए को इसको लंबित कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें उन्हें, ताकि हम समाज सेवा में अपना योगदान देते रहें। हम लोग सभी आपके साथ सदैव रहे हैं, रहेंगे, ऐसा मैं आपसे एक वादा करता हूं। आपका हमारा प्रदेश आपके मार्गदर्शन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। आपका हमेशा मस्तिष्क की सोच विकास की रही है। आपके हृदय में जो उत्तराखंड का दर्द रहता है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो एक दर्द मैं भी अपने आपके साथ एक जो है वो प्रार्थना है, ताकि इस पे ध्यान दें और हमारे डॉक्टरों को, जो हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, जैसे अग्निशमन की समस्याएं आ रही हैं, पोल्यूशन कंट्रोल की समस्या आ रही है, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, थोड़ा एक विधिवत जो है वो अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर हमसे वार्ता करा के उसको हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। ये मेरी आपसे एक विनती है, अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने वैसे तो आप हमेशा ही जो है सभी हमारे चिकित्सकों की, अस्पतालों की, इनके लिए, इनके समाधान के लिए हमेशा आप मुझे मिलते भी रहते हैं, काम करते हैं। एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट का जिसके बारे में आपने अभी कहा है, हम जल्दी से जल्दी इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में परिस्थितियां थोड़ा अलग भी हैं, लोग कठिन परिस्थितियों में काम भी करते हैं। और बहुत समय में कोरोना महामारी हो, अन्य समय हो, हमारे सभी अस्पतालों ने, डॉक्टरों ने बहुत अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का काम किया है। तो इसमें काम करेंगे। और अन्य जो आपने फायर सर्विस और अग्निशमन और विद्युत और जो भी परेशानियां हैं, उनके लिए आपका कोई प्रतिनिधि मंडल एक तैयार हो जाए, आप लोग मुझे नाम दे दीजिए, तो मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ आपकी इसमें बैठक भी करवा के, इसमें वार्ता करवा के इसको जो है समाधान करेंगे इसका। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा श्री अवधेश चौधरी जी, अध्यक्ष बार